साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 231 से लेकर धारा 240 तक देखने वाले हैं। और हम ये जो अध्याय है 12 नंबर, नगरपालिका शक्तियां और अपराध इसका नाम है। और आज हमारी होने वाली है दोस्तों 26वीं क्लास। इससे पहले 230 तक हमने धाराएं देख ली है, कंप्लीट कर ली है और इजी लैंग्वेज में हमने देख लिया। आज हम जो है 231 स्टार्ट करने वाले हैं और 240 तक आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धारा 231, तो आपको मैंने धारा 230 में बताया था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट है मतलब जो आपके ठोस अपशिष्ट जो है सॉलिड वेस्ट, इसका जो प्रबंधन है, इसके जो है जनरेट जहां से ये उत्पाद होता है स्रोत पर ही इसका भंडारण करने के लिए धारा 230 में लिखा हुआ है। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनको अच्छे से पता है। उसी क्रम में धारा 231 क्या कहती है? ये कहती है दोस्तों सहकारी आवासन सोसाइटी, जो भी सोसाइटी बनी रहती है, जो जहां पर लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह रहते हैं, है ना। और जैसे मुंबई में सबसे ज्यादा होती है जो फ्लैट्स वगैरह रहते हैं, फ्लैट सिस्टम होता है, हम ऐसे मान लें जो सोसाइटियां बनी रहती है, फ्लैट्स जो अपार्टमेंट होते हैं, है ना। कोई संगम मतलब कोई जो मेल जोल का स्थान है जहां पर लोग आके इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं आपस में, कोई भी सम्मेलन हो सकता है, कुछ भी चीज जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, कहने का मतलब ये है। उनका कर्तव्य क्या है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नगर पालिका द्वारा निर्धारित रीति से इसका क्या किया जाए, प्रबंधन किया जाए। मतलब इसका क्या है, जैसे सोसाइटी हो गई, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, अपार्टमेंट हो गए, फ्लैट्स हो गए, और ऐसी जगह जहां पर लोग आपस में मिलते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरा पैदा होता है, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है। तो वहां पर जो है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, तो नगर पालिका वो जो रीति बता देगी तो उस हिसाब से वो सारी चीजें वहां पर की जाएगी। मतलब ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन नगर पालिका द्वारा निर्धारित रीति से, तरीके से किया जाए। इसमें स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं, वाणिज्यिक भवन भी हो सकते हैं, उद्योग भवन और भंडारण भवन कॉम्प्लेक्स आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों में भी देखो बच्चे बहुत सारे आते हैं, कॉलेजों में भी। वाणिज्यिक भवन मतलब वहाँ पे कस्टमर्स आते रहते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते रहते हैं, वहां पर भी जो अगर ठोस अपशिष्ट जो कचरा पैदा होता है उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए तो उसके लिए नगर पालिका अलग से बता देगी, ठीक है। तो धारा 231 में लिखा हुआ है। धारा 232 क्या कहती है दोस्तों? धारा 232 कहती है कुछ प्रतिबंधों से संबंधित है। धारा 232 कुछ प्रतिबंध, प्रतिबंध कौन कौन से होंगे उसके बारे में बताया गया है धारा 232 में कि कोई भी व्यक्ति, अधिभोगी या स्वामी, कोई भी व्यक्ति हो, अधिभोगी हो, स्वामी हो, सार्वजनिक मार्ग या स्थल पर गंदगी नहीं फैलाएगा। सड़क के ऊपर जैसे अपन चल रहे हैं, गुटखा थूक रहा है, कोई कोई कचरा फेंक रहा है ना, चलती गाड़ी में से अपन चलती गाड़ी में से कचरा बाहर फेंक देते हैं, शीशा उतार के केले का छिलका फेंक देते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वेपर्स बाहर फेंक रहे हैं, वेपर्स होते हैं ना जो बाहर फेंक देते हैं, आपने देखा होगा, आप भी करते हो, ठीक है, आप भी करते हो ये सारी चीजें। तो वो एक तरह से अपराध होता है। कोई भी इस तरह की गंदगी नहीं फैलाएगा और ना ही फैलाने की अनुमति देगा, ठीक है। आपने देखा होगा एक तो होता है इंडियन कोबरा, है ना, एक तो होता है कोबरा, नहीं हाँ, एक तो होता है कोबरा, कोबरा होता है ना, कोबरा सांप, ठीक है, वो मतलब अपना जहर ऐसे उगलता है ना फूंकार मारकर। और एक होता है अपने इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा कौन से? नॉर्मली दिख जाते हैं, काटते नहीं है, जहरीले नहीं है इंडियन कोबरा अपने। कैसे? आप जा रहे हो बाइक लेके और बाइक आपके आगे कोई बाइक जा रही है और वो गुटखा खाते रहेंगे और एकदम से जो है फूंकार मारते हैं, बताओ, है पूरा गुटखा क्या है सड़क पे फेंक देते हैं, ये नहीं देखते आगे कौन जा रहा है, पीछे कौन जा रहा है, ठीक है। तो वो इंडियन कोबरा है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है थूक भी नहीं सकते हैं रोड के ऊपर, ठीक है, लेकिन क्या है, इंडियन सोसाइटी है, ये तो मानने से मानेगी, ठीक है, नहीं फैलाने की अनुमति देगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिभोगी हो, कोई स्वामी हो, सार्वजनिक मार्ग या स्थल पर गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं देगा, ना ही खुद वो फैलाएगा। मृत जानवरों को और उनके किसी भाग को नियत स्थान के अलावा कहीं और भी नहीं डालेगा, ना ही डलवाएगा। कोई जानवर मर गया है, देखो आदमी मर जाता है, इंसान मर जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, या तो उसको सबको दफना दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जानवरों के साथ क्या करते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया, किसी का है ना, कोई डॉगी मर गया या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई जानवर मर गया, ठीक है, कोई जानवर मर गया, तो क्या होगा कि अपन लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो उसको दफना देते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दफना भी अपन क्या है, कहीं पे भी खाली जगह देके गड्ढा खोदा और दफना देते हैं, ऐसा नहीं होता। अभी आप अपन जो पढ़ेंगे ना धारा
270 पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मृत जानवर है उनके लिए भी अलग से क्या है, स्थान डिसाइड किया हुआ है। तो नियत स्थान के अलावा उनको नहीं तो कहीं फेंका जाएगा, नहीं डाला जाएगा, ना डलवाया जाएगा, ना ही उनको दफनाया जाएगा। तो ये कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं धारा 232 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखो धारा 233। धारा 233 क्या कहती है दोस्तों, ये धारा मार्गों को गंदा करने या कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने पर दंड निर्धारित करती है। मान लो आप मान नहीं रहे, 232 में कुछ प्रतिबंध लगाए कि सड़क को गंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम तो इंडिया है, इंडिया में जब तक कोई जुर्माना नहीं लगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर आप सड़क को गंदा करते हुए पाए जाते हैं तो दंड निर्धारित किया गया है नगर पालिका एक्ट में, उसके लिए 500 रुपए तक की पेनल्टी, शास्ति मतलब पेनल्टी, शास्ति का मतलब है पेनल्टी, तो 500 रुपए तक की जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा। अगर आप गंदगी फैलाते हुए पकड़े गए या आपकी कोई रिकॉर्डिंग हो गई तो आपके ऊपर तुरंत प्रभाव से 500 रुपए का क्या लगेगा, जुर्माना लग जाएगा। तो ये धारा 233 के अंदर दंड निर्धारित किया हुआ है। अब आगे देखो धारा 234 इंपोर्टेंट। देखो अभी अब तक आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये 31, 32, 33 छोटी छोटी धारा है, तो 234 भी छोटी है और 235 भी छोटी है। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, शक्तिमान देखा होगा ना आपने, उसमें बोलता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो धारा 234 क्या कहती है दोस्तों, जैव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन और उनके मैनेजमेंट, मतलब हैंडलिंग मतलब उनके मैनेजमेंट से संबंधित है। जो भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं उनका प्रबंधन और उनकी हैंडलिंग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो भी शक्तियां प्रदान की गई है नगर पालिका या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट होगा नगर पालिका क्षेत्र में, उसका जो प्रबंधन और हैंडलिंग है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो शक्तियां दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार ही किया जाएगा। तो नगर पालिका उसके लिए ऐसे नियम भी बना सकती है, खुद भी अगर नगर पालिका प्रबंधन करेगी तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ध्यान में रख के करेगी, और या कोई एजेंसी उसका मैनेजमेंट करती है जैव चिकित्सा अपशिष्टों का, तो उसके लिए भी क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ध्यान में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट से हम बात करें दोस्तों, ये होता है कि कोई भी ऐसा कचरा जिसमें संक्रामक या संभावित संक्रामक सामग्री हो, मतलब जो संक्रमण फैलाने वाली कोई सामग्री हो, ये अपशिष्ट मनुष्य और जानवरों के लिए निदान मतलब उनका उपचार, निदान, टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन हो गया आपने फेंक दिया, ठीक है, या कोई जो दवाई हो गई, दवाई आदि बच गया आपने फेंक दी, तो एक तरह से ये क्या होता है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं। इनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो हैंडलिंग है, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा जो शक्ति है उसके द्वारा किया जाएगा। धारा 234 ये कहती है। धारा 235 क्या कहती है, धारा 235 कहती है दोस्तों परिसंकट में अपशिष्टों के प्रबंधन से, मतलब है जैसे 234 क्या है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, और 235 है परिसंकट में अपशिष्टों का प्रबंधन एवं हैंडलिंग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो धारा 234 और धारा 235 दोनों क्या है दोस्तों, सेम है। इसमें केवल जैव चिकित्सा अपशिष्ट की बात की गई है, और इसमें जो है परिसंकट में जो भी संकटकारी है, जो भी पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाती है या आम जन के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे अपशिष्टों के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो धारा 236 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। कुछ बरहीगत भागों के लिए अनुमति को आवश्यक बनाती है धारा 236। यातायात की बहुलता और लोक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका सार्वजनिक मार्गों पर स्थित भवनों के स्वामियों को किसी ऊपरी मंजिल पर विधि के अनुसार बालकनी या कमरे बनाने की लिखित अनुमति दे सकती है। आपने दोस्तों धारा 194 पढ़ी थी। धारा 194 क्या कहती है, धारा 194 क्या कहती है दोस्तों कि धारा 194 क्या कहती है, धारा 194 कहती है कि आप कभी भी जब भी भवन का निर्माण करेंगे तो उसके लिए क्या है, भवन निर्माण स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, और वो जो भवन निर्माण स्वीकृति है वो मिलेगी आपको भवन अनुज्ञा जो नियम है ना, बिल्डिंग बायलॉज है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बहिर्गत भवन, जो बाहर की तरफ जो भवन होते हैं उनके लिए जो है लोक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और यातायात जो मतलब आप मेन रोड की तरफ जो खुलते हुए भवन है, मेन रोड की तरफ जो खुलते हुए भवन है उनके लिए जो है धारा 236 के अंदर लिखा हुआ है जो बाहर की तरफ खुलते हुए भवन उनके लिए
सरकार क्या करेगी, यातायात को ध्यान में रखते हुए या लोक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों पर स्थित भवनों के स्वामियों को ऊपर के फ्लोर पर या बालकनी या कमरे बनाने की लिखित अनुमति दे सकती है। ठीक है, और जो अनुमति देगी वो नियमों के अनुसार होगी, और वो नियम होंगे दोस्तों बिल्डिंग बायलॉज। अभी जैसे वर्तमान में हम बात करें तो 2020 के बिल्डिंग बायलॉज चल रहे हैं। अगर किसी को भी मेन रोड पे मुख्य सड़क पर मकान बनाना है तो उसके लिए धारा 236 में लिखा हुआ है और स्पष्ट रूप से, और बिल्डिंग बायलॉज 2020 का पालन करना होगा। किंतु यदि ऐसा निर्माण अनुमति के बिना किया गया है या आदेशों के उल्लंघन में किया गया है तो 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कितना कि 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। और उल्लंघन अगर जारी रहता है तो 100 रुपए, तो 50 से लेकर 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भी जुर्माना लगेगा अगर उल्लंघन जारी रहता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, बहिर्गत भवनों के लिए कहा गया है नगर पालिका लिखित सूचना द्वारा ऐसे बहिर्गत भवन, चाहे वह उस क्षेत्र में के जिसमें भवन स्थित है के नगर पालिका बनने के पूर्व का हो या बाद का हो, अगर अतिक्रमण उत्पन्न करता है, मतलब कोई भवन या उसका बहिर्गत भाग जो अतिक्रमण उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसको नगर पालिका हटा भी सकती है और उसको परिवर्तन करने की अपेक्षा भी कर सकती है। उसके लिए जो है नगर पालिका क्या जारी कर देगी, नोटिस जारी कर देगी उस पर्टिकुलर स्वामी को। ठीक है, अगर वो या तो हटा ले, नहीं तो उसको जो है तोड़ ताड़ के जो है सही कर ले, है ना, परिवर्तन कर ले। किंतु यदि ऐसा बहिर्गत भाग उस क्षेत्र के नगर पालिका बनने से पूर्व का है या बाद में नगर पालिका अनुमति से बना है तो नगर पालिका द्वारा उचित क्षतिपूर्ति द्वारा धारा 295 के अनुसार दे होगी। मान लो नगर पालिका बनी है 2023 में, लेकिन वो जो मकान बना हुआ था 2020 का ही बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि, और नगर पालिका तो आज बनी, तो नगर पालिका के एक्ट लागू नहीं हुआ वहां पे, तो यहाँ पे क्या होगा 2020 में अगर कोई बन चुका है तो उसको क्या है, मान लो अगर वो अवरोध पैदा कर रहा है तो उसको तोड़ने के लिए, हटाने के लिए कह देगी, लेकिन उस कंडीशन में क्या करेगी नगर पालिका, क्या देगी, क्षतिपूर्ति देगी। पहली तो ये चीज है। दूसरी ये है कि मान लो कि नगर पालिका की अनुमति से बनाए लेकिन आज की डेट में उसमें जो है परिवर्तन आवश्यक है, तो भी नगर पालिका क्या देगी, क्षतिपूर्ति देगी। और क्षतिपूर्ति के लिए जो धारा है वो है धारा 295। ठीक है, धारा 295 जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बहिर्गत भवन वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, ध्यान रखना। जुर्माना कितना लगेगा, जुर्माना कितना लगेगा, जुर्माना इसमें लगने वाला है दोस्तों 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो 50 रुपए से 100 रुपए पर डे का भी जुर्माना इस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो धारा 237। धारा 237 क्या कहती है, वर्षा जल के लिए द्रोणी मतलब नाली और पाइप से संबंधित है। मान लो आपका ये मकान है, या आपकी बालकनी निकल गई, है ना, ठीक है, ये गेट हो गया, मेन गेट हो गया, ठीक है, ये मान लो आप, ये आपकी छत हो गई। आपने देखा होगा कि जो छत पे जो बारिश का पानी आता है, छत के ऊपर जो पानी है उसको जो है नाली तक पहुंचाने के लिए पाइप नीचे उतारा जाता है। ठीक है, अब पाइप नीचे उतारा जाता है और सभ्यता के साथ तरीके से जो है पानी नाली में चला जाता है, या जो भी है उसके आपके जो टैंक है वर्षा जल संरक्षण जिसे बोलते हैं अपन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, एक तो ये होता है बिल्कुल प्रॉपर तरीका। एक क्या होता है कि आपका बारिश का पानी आ रहा है, आपने इतना सा पाइप निकाल दिया, इतना सा पाइप निकाल दिया बालकनी से, ये लो यहाँ पे, और ये पूरा पानी जो है टपकता हुआ फैलता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए धारा 237 में लिखा हुआ है कि वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप से संबंधित है। नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग में पड़ने वाले भवन के स्वामियों से यह अपेक्षा करती है कि भवन से आने वाले वर्षा जल मार्ग या मार्ग से जाने वाले को नुकसान न पहुंचाए और इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। ये यहाँ पर इतना सा पाइप निकाल दिया आपने और वो पानी जो है नीचे गिर रहा है, और यहाँ से जो रोड पे से जो लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, रोड पे से जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर क्या है, पानी गिर रहा है। ठीक है, ये है ना, और आवाज आती है, आपको पता है ऊपर से जब पानी गिरेगा तो आवाज आती है। तो इसके लिए आपको धारा 237 में प्रतिबंधित किया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 1,000 रुपए से 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी अगर आपके घर में भी अगर इस तरह का पाइप निकल रहा है तो उसको तत्काल जो है सही कर लें, उसको जो है प्रॉपर पूरा पाइप नीचे उतरना चाहिए और वो आपके जो है वर्षा या तो नाली में जाए या फिर आपके जो है वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से टैंक में जाए। ठीक है,
तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। धारा 238, धारा 238 क्या कहती है? वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण संबंधी उपबंधों से संबंधित है कि नगर पालिका क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्र पर, मान लो आपका प्लॉट एरिया जो है 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, 300 वर्ग मीटर है या उससे अधिक है, तो उस स्थिति में क्या होगा? निर्मित प्रत्येक भवन के लिए ऐसे प्रकार या विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली जिसे राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए निर्धारित करे। मतलब अगर आपका मकान 300 वर्ग मीटर का है या उससे अधिक है, तो आपके लिए सरकार ने एक जो है वाटर हार्वेस्टिंग, हम जिसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कर रखा है? निश्चित कर रखा है। आपको जो है अपने मकान में वाटर हार्वेस्टिंग का कनेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम उपलब्ध कराना होगा और स्थापित करना होगा, और वो सदैव चालू हालत में रहना अनिवार्य होगा। किंतु जिन क्षेत्रों में इसकी जरूरत नहीं है, राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, छूट प्रदान कर सकती है, आपको ये ध्यान में रखना है। धारा 194 के तहत जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक कि नक्शे में जल संग्रहण प्रणाली शामिल नहीं की जाए। धारा 194 मैंने भी आपको ऊपर बताया, भवन निर्माण अनुमति संबंधित है, और इसमें अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी 300 वर्ग मीटर के और इससे ऊपर के प्लॉटों को, जब तक उन्होंने क्या किया नहीं किया है? वर्षा जल के संरक्षण संग्रहण को नक्शे में नहीं दर्शाया है। इसका जब तक प्रमाण पत्र भी नहीं लिया जाए और अधिभोग भी तब तक अधिभोग और लोक जल आपूर्ति प्रणाली से स्थायी जल संबंध की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको जो है प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा और आपको जो है जल आपूर्ति प्रणाली से क्या कनेक्शन भी नहीं मिलेगा, मतलब पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। उल्लंघन अगर आप करते हो तो 7 दिन का कारावास आपको हो सकता है। दोस्तों देखो, 7 दिन की आपको जेल हो सकती है, या फिर 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का आपको क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। ठीक है, जुर्माना हो सकता है, 7 दिवस की क्या हो सकती है? जेल आपको हो सकती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ 300 वर्ग मीटर, ये लिखा हुआ आपके नगर पालिका एक्ट में। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था बिल्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज है ना, जो जिसके नियमों के तहत परमिशन दी जाती है, बिल्डिंग बाय लॉज। ठीक है, 2020 वाले। तो दोस्तों इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 225 वर्ग मीटर। अगर आपका प्लॉट 225 वर्ग मीटर या उससे अधिक का है तो भी आपको वाटर हार्वेस्टिंग लगवाना ही पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग नक्शे में पास करवाना ही पड़ेगा। और इसमें लिखा हुआ है 300 वर्ग मीटर। तो दोस्तों अब इसमें यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कौन सा सही माना जाए। तो दोस्तों 300 वर्ग मीटर सही माना जाए या 225 वर्ग मीटर सही माना जाए? अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, चलो मैं आपको बाद उसमें डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अभी मेरे को टाइम लग जाएगा थोड़ा सा देखने के अंदर, लेकिन 225 उसमें लिखा हुआ है। और तो अब सही कौन सा माना जाए? तो दोस्तों पूछा अगर प्रश्न जा रहा है नगर पालिका एक्ट के हिसाब से तो 300 वर्ग मीटर माना जाएगा, और पूछा जा रहा है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से तो 225 वर्ग मीटर माना जाएगा। दोनों एक साथ आएंगे नहीं एग्जाम में। अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, तो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग पूछेगा और नया वाला 225 वर्ग मीटर वाला सही मानेगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके लिए वो चीज दिखा दूंगा, आप थोड़ा टेंशन मत लेना। धारा 238 क्या कहती है दोस्तों? धारा 238 पार्किंग स्थल के संबंध में है। नगर पालिका में प्रत्येक निर्मित भवन में पार्किंग स्थान अनिवार्य है। अगर आप मकान बना रहे हो तो आपको जो है पार्किंग का स्थान अलग से रखना पड़ेगा। राज्य सरकार इससे छूट भी प्रदान कर सकती है। धारा 194 के तहत तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि नक्शे में पार्किंग की व्यवस्था ना हो। धारा 238 क्या कहती है? वर्षा जल संरक्षण या जल संग्रहण। धारा 238 क्या क्या कहती है? पार्किंग। अगर आप भवन बना रहे हैं तो उसके लिए जो है पार्किंग अनिवार्य है। ठीक है, और नक्शे में ये जो है पार्किंग भी होनी चाहिए और आपके वर्षा जल संरक्षण की बात भी होनी चाहिए। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक अधिभोग और लोक जल आपूर्ति प्रणाली से कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आपको जो है अधिभोग की अनुमति भी नहीं दी जाएगी और आपको जो है कनेक्शन की अनुमति, पानी के कनेक्शन की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। अगर आप उल्लंघन करते हो तो 7 दिन का कारावास होगा और 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
जो मैंने आपको पिछली पिछली धारा में भी सेम ही चीज थी, यहाँ पे देखो है ना। तो धारा 238 कै पार्किंग से संबंधित है। 239 धारा 239 ये क्या कहती है दोस्तों, ये धारा मकानों पर ब्रैकेट, बिजली उपकरण, लाइन आदि स्थापित करने हेतु होल्डर आदि पाइप इत्यादि लगाने से संबंधित है। मकानों पर ब्रैकेट लगाने से संबंधित है कि मकानों पर अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो बिजली के उपकरण लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं, होल्डर लगा सकते हैं। तो मकानों पर ब्रैकेट लगाने से संबंधित है। नगर पालिका बिजली या तेल लैंप, टेलीफोन, मल नाली या जल संक्रमण आदि प्रयोजन हेतु किसी भवन या पड़ोस को असुविधा न हो ऐसी रीति से ब्रैकेट या पाइप लगा सकती है। नगर पालिका किसी भी भवन पर, जैसे होते नहीं है क्या, जैसे मैंने देखा था इंटरनेट के जो कनेक्शन होते हैं ना दोस्तों, पहले जो बीएसएनएल वाले जिनकी लाइन जमीन के नीचे जाती थी, ध्यान है, जिनकी लाइन कहाँ जाती थी, जमीन के नीचे जाती थी। तो क्या होता था कि जैसे ये मान लो ये रोड है, ये मकान बने हुए हैं, अब इन्होंने लाइन तो अंडरग्राउंड कर दी है ना, और उसके बाद जैसे लाइन ये अंडरग्राउंड लाइन कर दी, तो अब यहाँ से अंडरग्राउंड कनेक्शन कर दिया, मान लो अंडरग्राउंड लाइन जा रही है यहाँ से। अब इस जगह पर मान लो ये प्लॉट है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए, फिर आगे जाके यहाँ पे लगा दिया, आगे जाके यहाँ पे लगा दिया। अब जिन आसपास के तीनों मकानों का कनेक्शन लेना है तो यहाँ पर जो है तार को जोड़ दिया जाएगा, इस मकान की दीवार पर लगाएंगे। तो नगर पालिका ऐसे कर सकते हैं, आप ये मना नहीं कर सकते कि आप जो है नगर पालिका ऐसा क्यों कर रही है, हमारे मकान पे क्यों लगा रही है। नगर पालिका लगा सकती है, नगर पालिका को अधिकार है 239 के तहत, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 240, धारा 239 क्या है, मकानों पर ब्रैकेट लगाने से संबंधित। धारा 240, अच्छा एक चीज और मैं लास्ट धारा पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि धारा 200 से लेकर 297 तक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों अगर आप बना सकते हैं तो बना लो, नहीं तो मैं बिल्कुल इसके शॉर्ट नोट्स शॉर्ट तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पूरी धाराओं के जो इतना भी अपन पढ़ेंगे उनके सबके मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका जो है मैं पूरे बनाकर और वहाँ पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। यह धारा 240 लास्ट धारा है अपने आज की क्लास की। धारा 240 क्या कहे, मार्गों के नाम रखने, कोई भी रोड का नाम लिखते हैं कि ये जो है स्वर्ण पथ है या मीरा मार्ग है, ठीक है, या मछीपरा पथ है, इस तरह से जो रख देते हैं ना नाम, तो उसका जैसे अभी आप जयपुर में है तो हसनपुरा, हसनपुरा का नाम क्या कर दिया गया है, हरिपुरा। तो ये किस तरह से किया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, तो ये कहानी है कि नगर पालिका धारा 240 के तहत मार्गों का नाम रख सकती है, मकानों का संख्यांकन कर सकती है कि मकान नंबर 1 ये है, 2 ये। आप ऐसे नहीं बोलोगे नहीं मेरे को तो 9 नंबर अच्छा लगता है तो 9 नंबर मेरा मकान रखो, ऐसा नहीं। तो नगर पालिका मार्गों का नाम रख सकती है, मकानों का संख्यांकन कर सकती है, उससे संबंधित है। नगर पालिका समय समय पर नामांकन व मकानों का संख्यांकन, उसकी नाम पट्टी बनवा सकती है, उसे पेंट करवाने का कार्य करेगी। किसको, नाम पट्टी को। नगर पालिका जो है प्लॉट के ऊपर जो है नंबरिंग कर सकती है, ठीक है, और उसके लिए पट्टी भी बना सकती है, ठीक है, और उसको पेंट भी करवा सकती है, और उसे किसी सहज दृश्य मतलब आसानी से दिखे उस स्थान पर लगा भी सकती है उस नेम पट्टी को। और राज्य सरकार नगर पालिका को किसी मार्ग, कॉलोनी, मोहल्ला, मार्केट, बाजार, पुल, उद्यान या किसी अन्य लोक स्थान को कोई अन्य नाम देने का आदेश दे सकती है। कौन दे सकती है, राज्य सरकार। ध्यान रखना ये कि राज्य सरकार नगर पालिका किसी भी मार्ग को, कॉलोनी को, मोहल्ले को, मार्केट को, बाजार को, पुल को, उद्यान को, किसी भी अन्य लोक स्थान को अन्य नाम देने का, जैसे मैंने बताया हसनपुरा का नाम हरिपुरा कर दिया, तो नगर पालिका ने मर्जी से थोड़ी ना कर दिया। जैसे जयपुर में नगर निगम है तो नगर निगम ने मर्जी से नहीं कर दिया, उसके लिए जो है राज्य सरकार ने कहा है, राज्य सरकार आदेश दे सकती है इस तरह का। भवन के बाहर जो है संख्यांकन प्लेट जहाँ नंबरिंग होती है कि प्लॉट नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, स्थापना का खर्च भवन स्वामी से वसूलेगी कि भाई साहब हमारे जो है 200 रुपये लगे हैं इस प्लेट को बनाने में, और आप जो है 200 रुपये की रसीद कटवा लो, ठीक है, 200 रुपये आपसे वसूल लेगी। तो नगर पालिका के जो भी खर्चा आ रहा है वो भी आपसे वसूला जाएगा। नाम की जो पट्टी है अगर नष्ट कोई कर देता है या उसको विरूपित मतलब उसको ढकने की कोई कोशिश करता है, नगर पालिका द्वारा स्थापित नाम और संख्यान से भिन्न कोई
नाम और संख्यांक लगाने आदि स्थिति में 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना भी आप पे लगाया जा सकता है। कि नगर पालिका ने कोई नाम लिख के गया और उसके ऊपर आपने जो पर्चा चिपका दिया, उसकी पुताई कर दी, मतलब आपने उसको एक तरह से नष्ट कर दिया, तो आपके ऊपर जो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास के अंदर अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें थी, तो आप लोगों को आई होप समझ में भी आई होगी। तो इसी तरह से हम आसान लैंग्वेज में अगली क्लास में धारा 241 से लेकर और धारा 250 तक देखेंगे, और उसके बाद एक धारा 200 से लेकर और 250 तक हम एक बार रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद 51 से और 297 तक हम आगे देखेंगे। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से क्लास अनवरत रूप से चलती रहेगी और आप लोगों की तैयारी होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।